आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। सुनने में आया है कि एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, यही आरजेडी की पहचान है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात बिहार के महासंग्राम की, जहां पहली बार बटेंगे तो कटेंगे नारा भी सुनाई दे गया। दरभंगा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर बटेंगे तो कटेंगे और एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा एक बार फिर से गूंजता दिखाई दिया। योगी ने राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव को अपने ही अंदाज में घेरा। उन्होंने कहा कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज इंडी गठबंधन के भी 3 बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी बिहार में हुंकार भरी और कट्टा, कुशासन, करप्शन के मुद्दे पर आरजेडी को जमकर घेरा। सहरसा की रैली में पीएम मोदी ने कहा, कट्टा, कुशासन आरजेडी की ही पहचान है। इस पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के शब्दों पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री मोदी पूरे बिहार का अपमान कर रहे हैं। और अपमान पर घमासान तब और ज्यादा बढ़ गया जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री एक काम करें कि अपमान मंत्रालय ही खोल दें। हालांकि इन सबके बीच में सवाल यह है कि क्या बिहार का चुनाव असल मुद्दों से वाकई भटक गया है? जंगल राज, अपमान, बटेंगे तो कटेंगे, यही बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा बन गया। इस पर खास हम चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखा दें। बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बिहार के रण में योगी गरजे और पहली बार बिहार के चुनावी समर में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। इस नारे के साथ ही योगी ने बिहार में एनडीए की जीत के लिए वही दांव चल दिया जिसने हरियाणा में कमल खिलाया था, दिल्ली में बीजेपी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था, महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई थी। और उसी करिश्मे को दोहराने के लिए योगी ने बिहार के दरभंगा में बटेंगे तो कटेंगे का लगाया नारा। साथ ही अपने चिर परिचित अंदाज में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और बिहार में महागठबंधन की जीत के लिए जोर लगा रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बिहार के रण में एक और योगी ने महागठबंधन के खिलाफ हथियार की धार तेज की, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने भी आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ हमला तेज कर दिया। बिहार के सहरसा में पीएम मोदी ने जंगल राज की याद दिलाकर कट्टा, कुशासन की बात कर आरजेडी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको याद रखना है, कट्टा,
क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन, यही आरजेडी की पहचान है। आप बताइए साथियों, जिनका रिकॉर्ड रंगदारी, फिरौती और अपहरण का है, मिले और फैक्ट्रियों में ताला लगाने का है, ये लोग क्या सीमांचल में उद्योग ला सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर कट्टा वाला प्रहार किया तो पलटवार होने में भी देर नहीं लगी। लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बार बार जंगल राज, कट्टा, कुशासन और भ्रष्टाचार की बात कर रहे पीएम मोदी के शब्दों पर सवालिया निशान लगा दिए। प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। कट्टे की बात कर लो, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ ही बिहार में महागठबंधन की जीत के लिए जोर लगा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर अपमान वाला तंज कस दिया। सोनबरसा में रैली में प्रियंका गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री एक अपमान मंत्रालय बना लें। मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। बिहार में बयानों के ये तीखे बाण सूबे के सियासी पारे को चढ़ा रहे हैं, राजनीतिक गलियारे का तापमान बढ़ा रहे हैं। लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि बिहार में योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का क्या असर होगा? क्या महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह योगी का करिश्मा बिहार में दिखेगा? और सवाल ये भी, क्या योगी का नारा जाति की जंजीर को तोड़ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अरविंद कुमार सिंह है, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ है, बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर निहोरा यादव है, प्रवक्ता जदयू के हमारे साथ, बहुत स्वागत है डॉक्टर निहोरा आपका। प्रमोद कुमार सिन्हा है आरजेडी की तरफ से, बहुत स्वागत है सिन्हा साहब आपका। और रवि अरोड़ा है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, बहुत स्वागत है रवि जी आपका। शुरुआत अरविंद जी मैं आपसे ही कर रहा हूँ। भाई मुद्दों से भटककर अप्पू टप्पू पर चला गया है पूरा चुनाव और उसमें जवाब ये मिल रहा है कि आप अपमान मंत्रालय बना दें, ज्यादा बेहतर होगा। इस बिहार के महासंग्राम में मुद्दे कहां चले गए? टाइम लूंगा जरूर, लेकिन देखिए इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ नहीं निकाले, भाव निकाले जी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो बिहार ने 20 साल तक जंग झेला है, बिहार के जो बच्चे थे आज वो 25, 30, 35 साल के हो गए हैं। उनकी जो बचपना जिस रूप में गुजरी है, उन्हीं लोगों को, उन्हीं समय को, वो जो भूतकाल जो देखा है बिहार ने, इन लोगों की संस्कृति को देखा है, उसी को माननीय प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो बयान कर रहे हैं। तो कट्टे लट्टे और सट्टे यही उनकी राजनीति है, राजनीति का वही उपज है। और बिहार में जब भी इनकी सरकार आई है, चाहे 2005 के पहले 20 साल तक इनकी सरकार रही, एक दूसरे 5 वर्ष के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं रहा, नई चीजें नहीं देखी।
वही नरसंहार, वही अपहरण, वही। अगर बिहार जिस रूप में मैंडेट दिया था इनकी पार्टी को, अगर बिहार में काम हुआ रहता तो आज बिहार कहां से रहता। 2005 के बाद जिस रूप से बिहार सरकार की एनडीए सरकार ने एक पटरी पर बिहार को लाया है, जो बिहार हमें 2005 में मिला था, और एनडीए सरकार ने जिस रूप में आज 2005 में बिहार की पुरानी खोई हुई गरिमा को स्थापित किया है, तो निश्चित ही फिर बिहार पुनः उसी दौर में नहीं चला जाए, या वैसे अनभिज्ञ और उस तरह के लोग जिनको कोई डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, विकास से मतलब नहीं है, क्या साइंस टेक्नोलॉजी होती है। आप समझिए कि उस समय राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और वो साइंस टेक्नोलॉजी भी उनके अंदर थी। तो बिहार को किस तरह सत्ता को खेला गया, यहाँ के लोगों को किस तरह खेला गया, यहाँ की विकास के साथ किस तरह खेला गया विश्व। और हम लोग एक समय जब बिहार उन्नत राज्य था और हम लोग पीछे चले गए, तो निश्चित ही उस दौर का वो दौर पुनः स्थापित नहीं हो, इसलिए उन बात को दोहराना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप समझ सकते हैं कि ये बिहार पहला राज्य है जो आज के समय में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का समय है, और आज के समय में उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू जी है, सजा याफ्ता है, उनके हाथों से सिंबल बट रहा है। जो खुद चुनाव लड़ने पर रोक है, नहीं लड़ सकते हैं, कोर्ट ने मुहर लगा दी है सजा याफ्ता का, और वो सिंबल बांट रहे हैं। उनसे जो सिंबल प्राप्त करने वाले कैसे लोग होंगे आप समझ सकते हैं। तो इसलिए बिहार की जनता को हम कुछ नहीं, हमारा तो एक ही है ना कि हम जो काम किए हैं उस काम पर हम सिर्फ जनता के बीच जा रहे हैं। नहीं, सवाल तो इसी बात का था ना अरविंद जी कि काम पर सरकार ने जो काम किया है उसी वही मेरा आधार है, और काम करने का वादा करके ही विपक्ष को जनता के बीच में आने का मौका मिला, और वो चाहते हैं कि सत्ता में भी आ जाए, लेकिन काम का आधार और काम का जिक्र नहीं हो रहा। बातें वो हो रही या तो पुरानी थी, या फिर आप उनको दोहराकर कह रहे हैं कि अगर ये आए तो ऐसा ही होगा। सिन्हा साहब जवाब देंगे भाई। आरजेडी की परिभाषा उन्होंने बता दी, उन्होंने बता दिया कि आपका जो दौर था उसका दंश आज तक है लोगों के जहन में, और कहीं खुदा न खास्ता आप आ गए तो फिर से वहीं दौर आ जाएगा। ये याद बार बार वो दिला रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो दाग था तो हम उस दाग से अपने आप को बिल्कुल अलग करते हैं, नए युग की राजनीति होगी, नए चेहरे के साथ होगी। अतुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों चाहे दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री हों, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को हम सुन रहे थे जी, हमें लगता है कि ये इनके पास जो है पिछले 20 सालों में जो इनका शासन रहा है बिहार में 2005 से 2025, लेकिन इनके पास मुद्दे गिनाने के लिए कुछ नहीं है, न बिहार की जनता के पास जाने के लिए कोई जो है सकारात्मक कोई पहलू है। सवाल उठता है कि 20 सालों के शासनकाल में आपने दिया क्या, और जो दिया है उसी को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतला रहे हैं। 20 सालों के शासनकाल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, कट्टा, कनपट्टी, क्रूरता, कुशासन और करप्शन, तो अभी हाल के दिनों में ही आप देखिए ना किस प्रकार से गोलियों की तड़तड़ाहट पटना में सुनाई पड़ी थी, और लगातार जो है हत्याओं का दौर जारी है। अभी मोकामा में जो हत्या हो गई, उसके पहले सिवान में जो है क्रूरतापूर्ण जो है एएसआई की हत्या कर दी जाती है, उसके पहले आप आरा चले जाइए, पिता पुत्र की हत्या करती जाती है। नालंदा जो गृह जिला है मुख्यमंत्री जी का, वहां एक महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके पैरों में 9 कीले ठोक दी जाती है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देख लीजिए इस सरकार की। मुजफ्फरपुर में नाबालिग बालिका के साथ जो रेप होता है, वो जब पीएमसीएच उसको लाया जाता है तो 4 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रहती है। तो इनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखलाई पड़ती है, और उसी की व्याख्या आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने का काम करते हैं। कट्टा, कनपट्टी, करप्शन, क्रूरता, ये शब्द एक प्रधानमंत्री का शब्द हो, इस प्रकार का हो, उनको बतलाना चाहिए था ना कि मैंने बिहार में इतने फैक्ट्रियां लगाने का काम किया, इतने आईटी पार्क देने का काम किया, ये किया वो किया, लेकिन बतलाने के लिए कुछ नहीं है। बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है 11 वर्षों में, एक रुई का कारखाना, एक सुई का कारखाना अगर दे दिए होते तो जनता कहती। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं जब हम आएंगे तो चीनी मिल से उत्पादित चीनी का चाय बना के पिएंगे। अरे भाई कितनी बार आइएगा, 55 बार, 56 बार, 57 बार, कितनी बार आइएगा, उसके बाद चाय की फैक्ट्री आप खोलिएगा। हमारे योजना को देख लीजिए, 200 यूनिट बिजली फ्री को देख लीजिए,
चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 1500 करने का बात हो, युवा आयोग की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, पहले तो इनकार करते हैं। बड़े साफ गोई से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं नहीं बिजली नहीं देना चाहिए, मुफ्त बिजली नहीं देना चाहिए, और चुनाव के ठीक पहले 125 यूनिट देने का काम करते हैं। नहीं सिन्हा साहब, ये सारी बातें अरविंद जी कहें, आप कहें, बाकी मेहमान भी हमारे साथ, पांडे जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, निरोहा जी भी जुड़े हुए हैं, वो सब जब कहते हैं ना मीडिया में डिबेट के दौरान तो बड़ा अच्छा लगता है सुनकर, लेकिन जब मंच पर जाते हैं तो कहीं कोई किसी के नाचने का जिक्र करने लगता है, कोई कट्टे की बात करने लगता है, कोई पुराना दौर याद दिलाता है, और वहां पर वो मुद्दे ठीक है दोहराए तो जाते हैं कि हमने ये वादा किया, और वादा तो आप बताएंगे, लेकिन मंच पर ज्यादा प्रमुख मुद्दा वो रहता है। बहरहाल हमारे नेता लगातार तो वो भी कह रहे हैं, अब इस लगातार में वो कम नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि हमने 20 साल ये किया और आने वाले समय में और अच्छा करेंगे। वैसे ही लगातार आप लोग भी वादा कर रहे हैं, वादों में और उनके दोहराने में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कमी तब दिखाई देती है जब ये कट्टा, अपमान और बाकी वो सारे मुद्दे आ जाते हैं जिसके इर्द-गिर्द राजनीति भी दिख रही है। ठीक है, इसका जवाब देता निरोहा जी। भाई बीजेपी के स्टार प्रचारक हमलावर है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, उनके अलग अलग प्रदेशों के बहुत सारी बातों का जिक्र हो रहा है और वो बड़े हमले कर रहा है, लेकिन जब हमला हो रहा है तो वहां पर आरजेडी, कांग्रेस या बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा हमला आपके सुशासन पर है, क्योंकि जो बड़े भाई की भूमिका है वो नीतीश जी की है, जो नेतृत्व रहा है वो जदयू का ही रहा है, तो आपके शासनकाल को कमतर आकर ये बीजेपी उलटकर जवाब वो मांगते हैं आपसे कि भाई आपको ही वो नीचा दिखा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं कि नीचा दिखा रहे हैं। देखिए, हर पार्टियों का अपना अपना मुद्दा होता है। हम बिहार में सरकार में है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अब 20 वर्षों तक काम किया है जी। तो हम मतदाताओं के बीच अपने कामों को लेकर जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जहां भी कभी भाषण कर रहे हैं तो बिहार में क्या क्या काम हुए इसकी चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री जी या और भी जो हमारे नेता हैं। तो खैर हम अपने विकास के मुद्दे को लेकर ही जा रहे हैं और जनता के बीच में बताने का काम कर रहे हैं। आरजेडी के मित्र ने लंबी फहरिस्त गिना दी तेजस्वी यादव के वादा कर। अरे आपके वादा पर आप पर कोई विश्वास करेगा तब ना। आप तो ऐसे सपूत रहे हैं बिहार के कि बचपन में ही अरबों के संपत्ति बना लिया। आपके 27 मुकदमे आप पर चल रहे हैं। जो घर के जो आप पर आरोप लगे हैं, आरोप के बाद यदि आप कुछ भी वादा करिए, जनता आपके वादों पर विश्वास नहीं करती है। आप तो वादा कर रहे हैं ना, हम तो लागू कर दिया। एनडीए की सरकार जो बिहार में है, जो कहा मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू किया। अंतर यही है, एक वादा करता है, दूसरा कमिटमेंट नहीं करता है। हमारे मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार कमिटमेंट नहीं करता है बल्कि लागू करता है। यह दोनों में अंतर है। अब एक गाल बजाने दीजिए, हम नौकरी देंगे, घर घर हमें देंगे। भाई ये बात समझ में नहीं आती है कि जनता को आप भ्रमित करिए, लेकिन जनता अभी तक आपके बातों से प्रभावित नहीं हुए। गांव के लोग अभी भी कहते हैं कि अरे तेजस्वी क्या करेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गांव के लोग कहते हैं, ग्रामीण मतदाता, तेजस्वी लालू के बेटे ना है, ये तेजस्वी से क्या होगा। तो इतना अविश्वास के हालात में आपके नेता चल रहे हैं और उसमें आप दम भरते हैं। अपराध की चर्चा उन्होंने एक एक करके किया। अतुल जी, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, आंकड़े दो ही बात कहेंगे, उससे आकलन बिहार के लोग और आप भी कर लीजिएगा। 2 घटनाओं का जिक्र करते हैं। प्रमोद जी तो नहीं रहे लालू जी के करीबी, हम लोग लालू जी के भी करीबी रहे, अब बहुत नजदीकी से कर्पूरी ठाकुर के भी करीबी रहे। 1992 में जब गया में सामूहिक हत्या हुआ तो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जी थे। गया से लौट के आया उन्होंने तो कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। जब बिहार का कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ तो आप समझ लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है।
हाई कोर्ट का, पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ने कहा, पत्र लिखा महामहिम राज्यपाल को कि मेरे जान का खतरा है, अगर मुझको कुछ हो जाए तो हमारे परिवार को कलकत्ता भेजा दीजिएगा। बसाक साहब, तो बताइए, जो न्याय देने वाला व्यक्ति है, संस्था है, उस संस्था का हेड ये महामहिम राज्यपाल से कहता है कि मेरे जान का खतरा है सरकार से, एक कहा सरकार से। तो आप बताइए, नहीं निर्वाल जी, ये वही बात हो गई ना कि आप वो सारी पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। आप वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा समय बीत गया, कई साल बीत गए, दशक बीत गए, अब नया युग है, नया चेहरा है, नए बदलाव होंगे, दो नेता है, एक नेता है, वो अपनी बात कह रहे हैं और उनके बात पर वो भरोसा है। जैसे आप कह रहे हैं कि गाँव के लोगों में ये चर्चा होती है। बहुत जल्दी से सर। हाँ अतुल जी, आप तो विद्वान आदमी है, इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों का ऐसा संबंध है कि जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे, इतिहास नहीं बताएंगे, तो राजनीति शास्त्र के कंक्लूजन पर नहीं आएंगे। नहीं, ये तो मैं जानता हूं निर्वाल जी, लेकिन व्यवहारिक तौर पर कहाँ होता है, इतिहास बदल भी दिए जाते हैं अपने अपने हिसाब से। राजनीति शास्त्र में शास्त्र अलग हो जाता है, राजनीति अलग हो जाती है। वो पढ़ने पढ़ाने में तो ठीक लगता है और उसका कंक्लूजन वहीं से निकलना चाहिए, लेकिन जब व्यवहारिक तौर पर हम जाते हैं ना चुनाव में, तो वो सारे शास्त्र और ज्ञान अलग हो जाते हैं। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करता हूं, उसके बाद उमाशंकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। लखीसराय की रैली में प्रियंका बोली है कि आज नीतीश कुमार की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये डबल इंजन की नहीं बल्कि सिंगल इंजन की सरकार चल रही है। बिहार के सारे फैसले दरअसल दिल्ली में होते हैं। ये बात कहकर उन्होंने नीतीश के लिए थोड़ी सी सकारात्मक अपनी एक बात रखी है। उनका कहना है कि नीतीश चाहकर भी कोई फैसला नहीं कर पा रहा है, क्योंकि फैसले असल में दिल्ली से हो रहे हैं। मोदी जी की जैसे आपकी सुनवाई नहीं है आज के दिन, वैसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है। सरकार चल रही है, सिंगल इंजन से चल रही है, कोई डबल इंजन नहीं है, और ये सिंगल इंजन मोदी जी चला रहे हैं। जो निर्णय बिहार की जनता के हैं, जो संपत्ति बिहार की जनता की है, जो निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री जी को लेने चाहिए, वो सब केंद्र में लिए जा रहे हैं, दिल्ली में लिए जा रहे हैं। आज बिहार की असलियत ये है मेरे भाइयों और बहनों, कि जैसे आपकी सुनवाई नहीं है आज के। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, अब यहां पर दो चीजें हैं। एक तरफ तो अपमान मंत्रालय का जिक्र किया प्रियंका ने, उन्होंने कहा कि भाई इतना अपमान हो रहा है तो एक मंत्रालय बना दीजिए, खुद से लिस्ट नहीं बनाना पड़ेगा, बड़ा प्रहार किया। और दूसरी तरफ एक नरम रुख दिखा रही है नीतीश के लिए। क्या कांग्रेस इस स्ट्रेटजी पर चल रही है? नहीं, देखिए अतुल जी, कोई रणनीति नहीं है। जो दिख रहा है प्रियंका जी वही बोल रही है। दिख क्या रहा है कि अभी एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, 26 सेकंड में सारी कार्यवाही करके नीतीश जी को लेकर चले गए, और फिर उस मैनिफेस्टो पर बात करने के लिए नीतीश जी नहीं, सम्राट चौधरी को भेजा। कितने बड़े विशेषज्ञ हैं सम्राट चौधरी, वो आए जिनका ना उम्र का सही से अंदाजा लगाया जा सकता है, ना उनकी शिक्षा का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई कहता है अफाडेविट दे के आए हैं, कोई कहता है 7वीं पास है, कोई कहता है वो कोई डिग्री कैलिफोर्निया से लेके आए, उनको भेज दिया। तो इसका मतलब नीतीश जी की नहीं चल रही है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब दूसरी बात देखिए, आपने जो सवाल किया अतुल जी, महत्वपूर्ण है बिहार, उसमें नरेंद्र मोदी जी महत्वपूर्ण नहीं है, ना उसमें अमित शाह जी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है अगर एनडीए वहां पे आए तो उसका चेहरा कौन है। वो चेहरा बदला जा रहा है, एनडीए की तरफ से नीतीश जी को बैकफुट पे लाया जा रहा है और सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है। यानी कि ये जो चुनाव है ये जेडीयू के लिए चिंताजनक चुनाव है, क्योंकि इसके बाद जेडीयू समाप्त हो जाएगी। अगर बीजेपी जरा भी सीटें नीतीश जी से ज्यादा लाई तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे दुष्यंत चौटाला का हरियाणा में हाल कर दिया, जैसे पंजाब से अकाली दल को खत्म कर दिया, वही हाल नीतीश कुमार जी का इस चुनाव में बिहार में होने जा रहा है। अब आप
मुद्दों की बात करिए। देखिए, प्रधानमंत्री अगर कट्टे की बात करें तो इससे ज्यादा शर्मनाक देश की जनता के लिए नहीं हो सकता है कि उनकी परवरिश क्या है, उनके संस्कार क्या है कि वो कट्टे की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा एक रैली में गमछी ऐसे, जैसे वो गली छाप लोग नहीं करते, ऐसे प्रधानमंत्री जी गमछी उड़ा रहे थे। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी की भाषा का, तो वो इस तरीके की भाषाओं के चैंपियन है, यही उनकी पहचान है। वो कोई संत नहीं, हर कोई। अच्छा, उमाशंकर जी, जो आपने पहचान बताई कि किसकी क्या पहचान है, तो आपके जो पार्टी के सहयोगी हैं ना, जिनको आपने चेहरा बनाया है, वो भी ऐसे ही कर रहे थे, तो क्या वो भी उसी तरीके के पहचान है? आपने सबको अनइंटरप्टेड मौका दिया। नहीं, मैंने इसलिए आपको सर रोका क्योंकि आपने बड़ी हार्ड हिटिंग लाइन बोली है, इसलिए मैं आपको बोलने का मौका देते हुए बीच में ज्यादा मौका ही नहीं दिया भाई, अब कितना मौका मिलेगा? बोलेंगे आप ही, बस बीच में मैंने इंटरप्ट करके उसमें ऐड किया है सवाल। इसीलिए प्रियंका गांधी जी ने कहा कि जब एक मंच से एक कोई भाजपा का ही प्लांटेड लड़का वो प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द उनकी मां के लिए बोलता है, तो 5 दिन बाद प्रधानमंत्री जी लौटते हैं और फिर रोना धोना शुरू करते हैं। प्रियंका जी ने जो कहा कि इनको अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनको लंबे समय बाद याद आता है जिस मां की मृत्यु पर प्रधानमंत्री ने सनातन धर्म की रीति रिवाज के हिसाब से बाल तक नहीं छिलवाया, जिस पिता की मृत्यु पर सनातन धर्म के हिसाब से योगी आदित्यनाथ जी उनके अंतिम संस्कार में नहीं गए, ऐसे लोगों से ना आप सामाजिकता के बारे में उम्मीद कर सकते हैं, ना धर्म के बारे में, और ना ही किसी ईमानदारी के बारे में। जो बिहार की स्थिति है पिछले 20 सालों में बिहार में नीतीश कुमार की है, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। और जिस जंगल राज की बात ये लोग कर रहे हैं, उस समय नीतीश कुमार भी वहां थे और भारतीय जनता पार्टी भी लालू यादव के साथ समर्थन में उनकी सरकार चल रही थी, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। तो ये अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए कभी लालू यादव जी के साथ चले जाएंगे, कभी लालू यादव जी को जंगल राज का जनक कहने लगेंगे। हकीकत क्या है? मुकामा में क्या हुआ? 50 गाड़ियों के काफिले के साथ एक माफिया AK-47 लेके घूम रहा है और उससे लोगों को गोली मार रहा है। इससे ज्यादा बड़ा जंगल राज क्या होगा? पटना में पारस हॉस्पिटल में घुस के चिकित्सक को गोली मार दी जाती है, पटना में बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है, और मंजू वर्मा बड़ी साध्वी है, वो मुजफ्फरपुर बालिका संरक्षण गृह की अधिष्ठाता है, वो उनके बेटे को टिकट दे दिया है। ऐसे तमाम माफियाओं को, 48% माफियाओं को या दागी लोगों को या जिनके ऊपर कोई संगीन अपराध के मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे लोगों को एनडीए ने टिकट दिया हुआ है बिहार में। और ये जंगल राज की बात करते हैं। आज बिहार पूरे देश में पलायन के मामले में नंबर 1 है, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है, अपहरण हत्या के मामले में नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर उत्तर जाकर बोल रहे हैं पलायन क्यों हो रहा है? 3 करोड़ से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने को विवश है। आप हिंदुस्तान के शहर में आप वहां बिहार के मजदूरों का चौक लगता है, बिहारी मजदूरों का चौक। 20 साल से नीतीश कुमार जी। ठीक है उमाशंकर जी, यही तो मैं कह रहा था ना कि देखिए बातों बातों में फिर से वो सारे मुद्दे यहां पर आ गए। आप भी मुद्दे गिना रहे हैं, वो भी मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत टिप्पणी आपने की है ना कि प्रधानमंत्री जो गमछा हिलाते हैं तो क्या उनके अंदर छवि दिखाई देती है, तो आपने जिसको चेहरा बनाया सीएम का, उनकी क्या छवि दिखाई देती है? वो भी वही काम करते हैं, दोनों में फिर कोई अंतर नहीं होगा। वार करेंगे तो फिर पलटवार भी होगा, या फिर आप तय करिए कि नहीं, हाँ अगर वो वहां के कल्चर है तो उस कल्चर को दोनों अपना रहे, दोनों को स्वीकार करिए, और अगर एक को स्वीकार करेंगे दूसरे पर वार करेंगे तो फिर तो सवाल उठेगा दोनों तरफ से, चाहे वो बोले या आप बोले। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करूंगा, उसके बाद में आ रहा हूं रवि अरोड़ा जी आपके पास। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। सिवान में बोले हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू है, यानी पप्पू, टप्पू और अप्पू के बाद एक नया शब्द जुड़ गया है, वो है गप्पू। बीजेपी वाले कहते हैं कि चांद पर प्लॉट दिला देंगे, नाकामी छिपाने के लिए ऐसी भाषा वो बोलते हैं। ये वार और पलटवार है, पहले वार हुआ योगी की तरफ से, अब अखिलेश पलटवार कर रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का
आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। बहरहाल तो रंगी और बहुरंगी से अब गप्पू की बात भी कह दी है अखिलेश यादव ने। रवि अरोड़ा साहब, आपने सुन लिया सभी मेहमानों को, सबने अपने अपने तरीके से वो अलायंस में हैं, अलग अलग पार्टियां, एनडीए और इंडी गठबंधन, लेकिन उनकी परिभाषाएं थोड़ी थोड़ी बदल कर आती हैं। कुछ बचते हुए दिखाई देते हैं, कुछ बहुत हार्ड हिटिंग बोलते हैं। पांडे साहब ने सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला है, लेकिन वहां पर आपने देखा सिन्हा साहब ने कैसे थोड़ा सा बीच का रास्ता भी निकाला। अब बिहार के चुनाव में व्यक्तिगत टिप्पणी, पुराना दौर, पुराना क्या इतिहास था और उसका राजनीति और शास्त्र में क्या असर आएगा, उसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव है। वो मुकामा याद दिलाते हैं और दिलाना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव के वक्त में इतनी बड़ी घटना होती है और पिछले 2-3 महीने के भीतर राजधानी के अंदर जो वारदातें हुई हैं उससे जंगलराज पार्ट 2 का जिक्र बार बार हुआ भी। लेकिन ये मुद्दे कितने स्थायित्व देते हैं? क्या इन्हीं के इर्द गिर्द ये हार्ड हिटर स्टार प्रचारक पहुंचे हुए हैं वहां पर, ये रणनीति का हिस्सा है, या जिन बातों का जिक्र थोड़ा सा करते हैं सारे प्रवक्ता कि नहीं हम तो जो वादा कर रहे उस पर चुनाव हो रहा है, ऐसा है क्या? जी अतुल जी, मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना और मुझे लगता है कि 2005 से पहले का जो दौर था उसे कहीं ना कहीं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड बिहार की जनता को एक बार दोबारा से बताने की कोशिश कर रही, क्योंकि एक नई जनरेशन, एक नया वोट बैंक बिहार में खड़ा हो चुका है। क्योंकि पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ऐसे में नए युवाओं को कम से कम, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग उस दौर को भूल चुके हैं। उस समय पे जिस प्रकार से रंगदारी को पूरी तरह से बिजनेस का रूप दे दिया गया था, तो बिहार के लोग उससे भूले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं में एक मैसेज देने की भाजपा कोशिश कर रही है, और खासकर जिस प्रकार से मोदी जी की बात करें, चाहे अमित शाह जी की बात करें, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बात करें, अभी जिस प्रकार से मैं मुलायम सिंह अखिलेश यादव को सुन रहा था, तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से दंगा मुक्त कर दिया है, और खासकर जब से वो आए हैं और बुलडोजर चलना शुरू हुआ है उसके इस प्रकार से नकेल कर दी गई है, तो मुझे लगता है आज जो दौर चल रहा है इस दौर में कहीं ना कहीं ना सिर्फ उन 38 विधानसभा सीटों पर जो पूरी तरह से लगती है जिनकी सीमा बिहार की और उत्तर प्रदेश की, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में भी योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा रोल है। और खासकर उनको युवा जो है बहुत पसंद करते हैं, खासकर जो मोदी जी को पसंद नहीं करते वो भी कहीं ना कहीं योगी के काम को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाद अब उनकी जो भाषा शैली है, जो शब्दों का ज्ञान है, वो नहीं, देखिए आपको ये बात समझनी होगी। अगर आपके जब आप केंद्र में थे और पढ़ाई लिखाई कम करते हो क्या? पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के दंगे नहीं है? अभी कानपुर का दंगा नहीं पता क्या? बहराइच का दंगा नहीं पता क्या? संभल का दंगा नहीं पता क्या? बरेली का दंगा नहीं पता क्या? क्या दंगे नहीं हो रहे हैं? थोड़ा पढ़ के आए करो, टाई लगाने से ज्ञानी नहीं बन रहा, आप टाई लगाने से ज्ञानी नहीं बन रहा, ये अज्ञानता हमारा अज्ञानता दिखा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज प्रकार से जनता मैंडेट देती है और योगी को पसंद करती है। आज भी कहीं भी मैं समझता हूँ कि अखिलेश और सपा को कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है 2027 से। खासकर बिहार चुनावों में भी मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तरह से वो पुराना दौर बताना चाहती है। यह बात भी सुनिए मेरी बात को, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से पलायन होता है बिहार से, मानता हूँ सबसे ज्यादा आईपीएस देने वाली सरकार जो है, राज्य जो है उत्तर बिहार है। और सबसे बड़ी बात, देश की मीडिया का स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं से होता है, उसके बावजूद भी वहां पे आज पलायन होता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बात सही है, लेकिन
सच्चाई ये भी है कि आज पुराने जो चेहरा है उसको आप नए सूट बूट में खड़ा कर देंगे राज्य के सामने, तो भी लोगों को समझ है इस बात को। और बिहार के भरोसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? भले आप नए चेहरे को लाएंगे, नए युग की बात करेंगे, नए कॉन्फिडेंस के साथ वादे करेंगे, लेकिन भरोसा कहां से ले आएंगे, ये आप कह रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, भाई उमाशंकर जी को आपने सुना यहाँ पर प्रमोद सिन्हा साहब को, रवि अरोड़ा जी का आकलन भी सुना। बहुत हार्ड हिटिंग उमाशंकर कह रहे हैं, वो बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की शैली, उनकी भाषा, मुझे लगता है कि भाषा पर अगर जाएंगे तो कमोबेश वही भाषा उनकी तरफ से भी है, उनके भी नेताओं की। कोई माता को लेकर कुछ कह रहा, वो कह रहे हैं कि हमारा आदमी नहीं था, वो बीजेपी का एजेंट था, बीच में टिकट भी उसको दिया गया था, बाद में काट दिया गया जिसने वहां पर रैली कराई थी। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि बीजेपी पर एक नहीं बल्कि कई आरोप लग रहा है। एक तो आरोप ये लग रहा है कि आपके जो स्टार प्रचारक हैं वो सीधा हिट कर रहे हैं, वो कटेंगे बटेंगे का भी जिक्र कर रहे हैं, अप्पू टप्पू का भी जिक्र कर रहे हैं, तो पलटवार गप्पू का हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी थोड़ी सी जो है नरम शैली दिखाई दे रही है जदयू के लिए, नीतीश के लिए। ये अभी से डोरे डाल रहे हैं क्या? अतुल भाई, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी हमारे दो प्रवक्ता बोल रहे थे कांग्रेस का, हमें लगता है कि बेसिक बिहार का जो 20 साल का अनुभव नहीं है। अब बिल्कुल आप एक परसेप्शन बना देना चाहते हैं किसी तरह, ये संभव नहीं है। विगत 20 साल की अगर आप डाटा ले लेंगे तो बिहार में एक समय था कि रात में शाम में 5 बजे नहीं निकलते थे, और ये 20 साल की ही देन है कि रात को आप स्वागत है 12 बजे रात में पटना स्टेशन पर उतरे और बिहार के किसी कोने में बिना डर के परसेप्शन के आप जा सकते हैं। हमारे यहाँ क्राइम का ये है। और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगती है कि जब आरजेडी के और कांग्रेस के लोग क्राइम और भ्रष्टाचार पर बोलते हैं, अभी तक उससे उबर नहीं पाए हैं। तो बिहार में जहां विकास है, आप 3 से 4 घंटे के बीच में बिहार में पटना से किसी जगह सड़क से बिना गड्ढा का आप आ जा सकते हैं। जहां निवेश की बात है तो 37 इथेनॉल की कंपनियां बिहार में स्थापित हो चुकी है। ब्रिटेनिया की कंपनी पटना में स्थापित हो चुकी है। 214 एमओयू साइन हो चुका है। और रही रोजगार की बात, तो बिहार के ठीक है, पलायन एक समस्या हमारे यहाँ है, हम इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन आप बता दें कि बिहार में अपहरण का एक भी केस बता दें कि ये 20 वर्षों में कभी हुआ हो। एक भी दंगा बता दें कि 20 वर्षों में कभी हुआ हो बिहार में। पहले क्या होता था, जब अपहरण होते थे तो एक कन्यामर्ग जो बिहार का मुख्यमंत्री आवास था, जहां लालू जी रहा करते थे, वहां निगोशिएशन चलता था। क्राइम, आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिन दहाड़े मार दिया गया, डॉक्टर नहीं था, जो मारने वाला भी अपराधी था, लेकिन ठीक है, वो भी निंदनीय है, पकड़ा गया। मैंने आपको कहा ना कि क्राइम होना एक बात है और उसको संरक्षित करना सबसे बड़ी बात है। ये दौर है जब किसी क्रिमिनल को संरक्षित नहीं किया जा सकता है या कोई भी घटना होती है तो सरकार बचाती नहीं है, कानून अपना काम करता है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं, अभी जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, वो AK-47 से वहां हत्या नहीं हुई है। आप इस तरह टीवी डिबेट पर बिना जाने हुए कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका कार्डियक अरेस्ट है, इस चलते उनकी मौत हुई है। और सुनिए, FIR हुई है, और यही सुशासन की सरकार है कि अनंत सिंह जैसे एक हमारे एक क्षेत्र के वो उम्मीदवार हैं, एंड उनको भी सलाखों की ओर भेजने का काम किया। ये सुशासन है, आपको स्वीकार करना चाहिए। बिहार की परसेप्शन को गलत ढंग से नहीं पेश करेंगे। आप गोली मारी गई, कहीं गोली नहीं लगी हुई है, पैर में गोली, और वो भी सामने आ गई है। आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी नहीं है। मैं आपको कहिए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेज दूं? अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के बात नहीं किया कीजिए। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के बात नहीं किया कीजिए। पैर में जो गोली लगी है, एक जगह लगी हुई है, उसके बारे में भी कहां से गोली लगी है? वो AK-47 की गोली नहीं लगी हुई है। और किसने मारा है, किसने मारा, ये भी पता चल जाएगा। और सुन लीजिए,
जिस पर आरोप लगे हैं, आज ये सरकार है उनको बचाने का काम नहीं कर रही है, वो आज सलाखों के पीछे है। ये हमारा सुशासन है, हमारी सरकार है, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। ठीक है, ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, बहुत जल्दी से बताइए भाई। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तरफ आप प्रमुख दल हैं, आप ही को चेहरा बनाया गया है, लेकिन आरोप यह भी लग रहा है कि कांग्रेस असल में अंदर खाने आप ही को कमजोर कर रही है। अब इसका क्या और कैसे आकलन आप कर सकते हैं, कितना कर पा रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन चर्चा इस पर हो रही है और नीतीश के लिए बड़ा नरम रवैया भी दिखा रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र कर रही है, बटने और कटने का, आपको नहीं लगता है कि वो अपनी पिच पर चुनाव को ले जा रही है? देखिए अतुल जी, अभी हम जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुने, उसके पहले जो राजनीतिक विश्लेषक है उनको भी सुनने का काम किए, और एनसीआरबी का आंकड़ा आया है 2023 का। 2022 का आंकड़ा पहले से मौजूद था, अभी 2023 का आंकड़ा आया है। पहले मैं बिहार के बारे में बतला देता हूं। 2023 में बिहार में हत्या 2862, महिलाओं के खिलाफ अपराध 22,952, बलात्कार की घटनाएं 902, अपहरण 14,371। अभी कह रहे थे कि एक अपहरण की घटना बता दीजिए 2023 में 14,000। आप इस पर कायम है, इसी चैनल पे मैं कह रहा हूँ। आप अपहरण के डाटा हमको बताइए, आप डाटा उपलब्ध कराइए मुझे। मैं एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूँ। आप पहले एनसीआरबी क्या होता है? एनसीआरबी क्या होता है आपको नहीं पता है? आपको पता होना चाहिए एनसीआरबी क्या होता है। बताया ना एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोल रहा हूँ ना, ब्यूरो आपको नहीं पता है क्या? आपको नहीं पता है? आप खुद देखता है दलितों और आदिवासियों के खिलाफ। यही दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग, आप रहने वाले बिहार के बाहर में बिहार की जो परसेप्शन बनाए थे कि बिहारी को लोग गाली देते थे, ये 20 साल की उपलब्धि है। अब यार गर्व से लोग बिहारी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, थोड़ा सा आप शांत हो जाइए ना, आप अपनी बारी में बोल लिए। बोले सर, जल्दी से पानी पी लीजिए। तो ये जो डाटा अभी 2023 का आया है, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप पे है और बिहार उसके ठीक पीछे है, सेकेंड नंबर पर था। ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ आकर के जो गौरव गाथा बिहार का बतलाते हैं ना, पहले वो अपने उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा सोच ले, समझ लें और एनसीआरबी का आंकड़ा का अध्ययन कर लें और बिहार के संदर्भ में भी बिहार के लोगों को बतलाने का काम करें। अभी इतनी लंबी ये लोग जैसे बातें कर रहे थे, अभी कह रहे थे जो ये शाम में कोई निकलता नहीं था, रात में कोई निकलता। अरे दिन दहाड़े जब हत्या हो रहा है, आप देखिए ना, मोकामा की घटना पे अभी बोल रहे थे, पैर में ही गोली मारी तो गई ना। 40 से 50 जो है गाड़ी का काफिला चलता है, कहाँ है आपका शासन प्रशासन, सब कहाँ है बताइए। और उसके बाद जो है गाड़ी चढ़ा करके जो है हत्या कर दी जाती है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसमें फेफड़ा के फटे होने की बात है, गाड़ी चढ़ाने की भी बात का जिक्र है, वो भी बतला दीजिए ना। तो कैसा है कि जब मन नहीं भरा प्रमोद जी, अब समस्या ये हो जाती है ना कि वो कहते हैं कि अपराध तो हुआ है, हम मानते हैं कि हाँ भाई अपराध हुआ है, अपराध पूरी तरह से रुक नहीं सकता, लेकिन अब उस लेकिन के बाद देखिए आरोप क्या लग जाता है, वो आरोप फिर से आप पर चला जाता है। वो कहते हैं कि आपके जैसे निगोशिएशन पटना में सीएम हाउस में नहीं होता था, अगर अपहरण हुआ आंकड़ा भी आ गया तो उसका कनेक्शन सीएम हाउस से नहीं जुड़ता है, वो दौर आपके सामने रख देते हैं, वो पूरा उसी प्लेटफॉर्म पर आपको ले आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहां अगर अपराध भी हुआ ना तो हम उस पर काम कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारा पुलिस तंत्र उस पर काम कर रहा है। ये अपने आप को सेगमेंटाइज कर लेते हैं। बहरहाल बाकी मेहमानों के पास में आऊं, उसके बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी ने फिर से हमला किया है। आरजेडी कांग्रेस को घुसपैठियों से बेहद लगाव है, कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए ही यात्रा करते हैं। महागठबंधन वाले घुसपैठियों को बचाने में हर वक्त लगे रहते हैं और इसीलिए घुसपैठियों का मुद्दा भी बीजेपी खूब उठा रही है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या घुसपैठियों को करने देंगे? क्या घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा क्या? बहरहाल
न्योरा साहब, अब बहुत जल्दी से सवाल सिर्फ इसके इर्द गिर्द हो जाएगा कि समीकरण कितने बदलेंगे। अब आपको लगता है कि यहां हार्ड हिटिंग से, व्यक्तिगत टिप्पणियों से अगर बीजेपी और कांग्रेस आपस में भिड़ रहे हैं तो वहां पर आरजेडी और जदयू कहां है? क्योंकि आप लोग थोड़ा सा पीछे होते दिखाई देते हैं, वो सीधी फाइट में दिखते हैं, या सिर्फ जुबानी जंग ही वहां पर है। और अब यहां पर जब जदयू की बात होगी तो वहां पर भी आप पर दाग लग रहा कि मोकामा की घटना में बचाने का काम भी आपकी पार्टी, आपके नेता के लिए जो कि मैदान में है, उनको कर रही है। हालांकि आपने गिरफ्तारी करवा दी, लेकिन फिर भी वो आरोप लग रहा, वो कह रहा है कि जंगल राज में कोई कमी नहीं है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का कि जब भी अपराध हुए किसी मामले में तो अपराधी जेल गए हैं, पकड़े गए हैं। यह आरजेडी और विपक्ष के लोग नहीं बोलेंगे। अभी क्राइम के बारे में एनसीआर का डाटा बोल रहे थे, यानी 2005 के पहले 1 लाख पर 4.4 हत्या का आंकड़ा था, और 23 में जो प्रकाशित हुए हैं उसमें 2.2 है। तो ये बढ़ा के घटा, यानी 50% से अधिक अपराध की घटनाएं घटी हैं। और आरजेडी ताल अलग पीट रहा है। मैं ये भी तो देख लीजिए कि 1 लाख पर कितने क्राइम हुए पहले और अभी कितने क्राइम हुए, तो इससे भी स्पष्ट होगा। जी, आप जो उसमें जोर दीजिए, जरा बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए हमको। 3 गुना अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अरे हमको बोलने दीजिए ना। बहुत दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अपहरण की बात उन्होंने किया। अपहरण में फिरौती के लिए कितने अपहरण हुए यह स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जो अपहरण हुए हैं शादी विवाह इत्यादि लेकर के अपहरण 14,371 अपहरण की घटनाएं यदि 1 साल में हुए हैं तो किस लिए हुए हैं? आप ही बतला दीजिए ना कि कितने कितने, नहीं आप बता दीजिए ना कि कितने कितने अपहरण, और उसका अलग अलग वर्गीकरण करिए। ये अपराध का वर्गीकरण, ये बड़ा अपराध, ये छोटा अपराध। अरे अपराध तो अपराध होता है ना। होता है भाई, ऐसे तो डिस्कशन नहीं होता है। कन्विक्शन रेट भी नहीं हो रहा जी, इनसे पूछ लीजिए कन्विक्शन रेट क्या था, कब है? आप ही बतला दीजिए ना, आप ही बतला दीजिए कन्विक्शन रेट। कहिए तो हम कई आंकड़े भी प्रस्तुत कर दें। आप आरोप लगाइएगा, हम बताएंगे आपको। आरोप लगाते हैं तो सारी बात लेंगे ना। नहीं तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप सुन लीजिए ना। आप सुन लीजिए, रुपये हत्याकांड हुआ, कितना चर्चित हत्याकांड था, क्या हुआ? कन्विक्शन रेट में क्या हो गया? सभी आरोपित जो है बरी हो गए। आप गवाही नहीं दीजिएगा तो बरी नहीं होगा। गवाही और बरी होना वो दोनों चीजें न्यायालय के समक्ष की बात है। बहरहाल न्योरा साहब अपनी बात जल्दी से पूरी करें, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं। दूसरी बात कांग्रेस के मित्र ने कहा कि पलायन हुआ है। शायद ये आरजेडी के लोगों से पूछना चाहिए कि जो सर्वे हुआ है, जातीय सर्वे बिहार में, उसमें 54-55 लाख माइग्रेशन की बात है। पलायन की बात मैं नहीं कहता हूँ। पलायन तब होता है जब अन्याय, अत्याचार, भय से लोग छोड़कर परमानेंट चले जाते हैं बिहार छोड़कर, उसको पलायन मैं समझता हूँ कहा जाता है। लेकिन माइग्रेशन हमारे यहाँ 55 लाख हुए हैं। अब कहते हैं राज्यसभा में जो प्रश्न का उत्तर दिया गया और श्रम पोर्टल पे 2 करोड़ 90 लाख दिया गया, क्या है? अतुल जी रोकिए इनको। जहां तक राज्यसभा में उत्तर का बात था कि 2 करोड़ 9 लाख या 90 लाख जो भी हो, श्रम पोर्टल पर था। तो श्रम पोर्टल पर कौन कौन था? श्रम पोर्टल और माइग्रेशन दोनों में अंतर है। खेतों में काम करने वाले श्रम पोर्टल पर थे, दिहाड़ी मजदूर श्रम पोर्टल पर थे, घरेलू कामगार श्रम पोर्टल। सर सवाल तो यही है ना, जब राज्यसभा में क्या जवाब दिया गया या फिर क्या मुद्दा था, वो मुद्दा यहाँ पर तो आप लोग ले आते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, मंचों से मुद्दा गायब है। जिक्र भी होता है तो बड़ा छोटा सा पोर्शन होता है। उमाशंकर जी बहुत जल्दी से काउंटर आप करिए, समय की थोड़ी पाबंदी है। मुझे लगता है कि बाकी सारी रणनीति एक तरफ है और कांग्रेस की अपनी 2 रणनीति स्पष्ट दिख रही है। एक, सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट करिए। दूसरा कि आरजेडी के लिए उतना नहीं जितना सैनी साहब के लगाव है। ये भी बीजेपी और जदयू आरोप लगा रहा है, आम चर्चा भी हो रही है वहां पर, सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चा है।
नहीं अतुल जी, ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश जी की तो इतिहास के पन्ने पर दर्ज होने जा रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता बैठे, कभी अपना आकलन कर लीजिए। जब से 2005 से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना रहे हैं, लगातार इनका वोट प्रतिशत भी घट रहा है, इनके विधायकों की संख्या भी घट रही है। अब घट के 50 के नीचे आ गए थे। बात तो सही है, आप ऑलरेडी से मजबूत हो गए। हाँ, मैंने नहीं बोला, सुनिए। बोलिए पांडे साहब, बोलिए थोड़ा जल्दी सर, समय की पाबंदी है। हाँ, बोलिए। अतुल जी देखिए, ये पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं जो अपनी असफलता पर वोट मांग रहे हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा घुसपैठिए ना आए, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। 11 साल से वो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं और घुसपैठिए के नाम पर वोट मांग रहे हैं। SIR तो करा लिया, एक भी घुसपैठिया अगर इन्होंने निकाला है बिहार में SIR के बाद, तो वो बताएं। एक भी घुसपैठिया इनको नहीं मिला और घुसपैठिए के नाम पर वोट मांग रहे हैं। 11 साल से वो प्रधानमंत्री है, 20 साल से बिहार में इनकी सरकार है। तो ये हास्यास्पद है, ये इन लोगों की कार्यक्षमता को दिखाती है। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब NRC किया था तो 90,000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके देश से बाहर निकालने का काम किया था। ये बीजेपी के प्रवक्ता जिनको NCR और MCR नहीं पता है, अब इनसे मैं क्या पूछूं, बता दो भैया, कितने लोगों को आपने निकाला? नीतीश कुमार जी का कर्मचारी जो पहले सुरक्षा में था, अब उसको नीतीश जी ने अपने पास रख लिया। 200 करोड़ रुपए उसके घर से बरामद हुए, अभी पिछले महीने की बात है। और नीतीश कुमार जी जो है वो बड़े सुशासन बीजेपी के साथ गया। पांडे साहब, मैं रोक रहा हूं सर, माफी चाहूंगा, समय की थोड़ी पाबंदी है। लेकिन एक बात और हास्यास्पद है कि जदयू का परसेंटेज कम हो रहा है। अगर कांग्रेस इस बात से खुश है तो बाकी आपकी गजब की रणनीति है कि आपका कितना बढ़ गया है। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, मोकामा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बड़ा बयान आया है। एक व्यक्ति अनंत सिंह बनकर चुनाव लड़े। अब ललन ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया। आज से हमने मोकामा चुनाव की कमान संभाल ली है, आज से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, कह रहे हैं ललन सिंह। अनंत सिंह के खिलाफ साजिश रची गई है। हालांकि अभी पुलिसिया जांच जारी है, अभी उसका फैसला आना बाकी है। कि उसी बीच में अब जदयू में नीतीश के करीबी एक तरीके से कह सकते हैं ललन सिंह ने मोकामा में मोर्चा संभाल लिया है। हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े। और एक बात जान लीजिए, जब अनंत बाबू यहां थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। यह है बिहार की राजनीति, मोर्चा संभाल लिया है ललन सिंह ने। वो कह रहे हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। रवि अरोड़ा जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। देखिए, बिहार में इससे आप बिल्कुल अलग अपने आप को कर ही नहीं सकते, कोई पार्टी नहीं कर सकती। वो कहेंगे जरूर कि नहीं हमने दूरी बना ली है, लेकिन नजदीकी कितनी है वो आपने इसे बड़ी खबर में आपने देख लिया यहां पर। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ, देखिए अपराध हुआ है तो उसका जवाब जनता देगी मैंडेट के तौर पर। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस प्रकार से देश के अंदर मोदी पर लोग भरोसा करते हैं या नीतीश कुमार के साथ जो अलायंस हुआ है, तो उसके बाद आने वाले टाइम में जनता किस तरफ जाती है ये देखने वाली बात है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि लोगों को वो पुराना वक्त याद दिला के कहीं ना कहीं बीजेपी मोर्चा मारती दिख रही है। और इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की, मैं अभी प्रवक्ता को सुन रहा था, कांग्रेस इस प्रकार से मोदी जी के आने के बाद पूरे देश में सिमटी है। तो कांग्रेस का कोई इतना बड़ा एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताओ अरुणा जी, एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताओ। सुनिए, अरे एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताओ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सुनिए, 2005 से मैं वरिष्ठ पत्रकार हूं, मुझे मत समझाइए आप। मुझे एनसीआरबी का नाम बताओ। बता तो दिया उन्होंने भाई, आपने नहीं सुना क्या? सुनाई नहीं देगा इनको, सुनाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अरे क्या बताया? अरे क्या बताया? आपको खुद ही नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता। जब मैं बताया क्या सुन नहीं रहे, अरे वो अपने साथी को बताया पैकेज लोगे शाम को, वो भाजपा को पांडे साहब देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी का ये तरीका तो ठीक नहीं है भाई। आप लोग किसी को भी सीधा आरोप लगा देते हैं पैकेट मिला है, आप देने आए हैं क्या पैकेट उनको? नहीं, अगर आप पैकेट भी शायद चलते होंगे वो वाले, आजकल नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन ये राजनीति और भाषा का स्तर ऐसे ही होता जा रहा है, वो चाहे मीडिया डिबेट्स में हो या फिर मंचों पर हो, कोई इसमें कम ज्यादा
ज्यादा हो सकता है तो इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन दोनों ही तरफ से या चारों ही तरफ से कमोबेश वैसी स्थिति है। अब चूंकि जनता को ही तय करना है, क्योंकि जनता समझदार है, और समझदार जनता जब आकलन करेगी कि पुराना दौर नया वर्सेस जो अब का दौर होगा या आगे भविष्य कैसा होगा, उसमें किसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी वो तय करे, किसको मंत्री बनाए, किस विभाग का और कौन सा मंत्रालय बनना चाहिए। जब इस पर चुनाव होगा तो शायद उसका फैसला वैसा ही आएगा। और अगर इन्हीं शब्दों और इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द गए तो फिर आप समझ लीजिए कि ना तो कोई सुशासन और ना ही कोई जंगल राज। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार का रण और महासंग्राम लगातार जारी है, क्योंकि समय अब थोड़ा सा कम रह गया और अब इसमें जो धार है वो और ज्यादा बढ़ेगी। अपनी जुबानी जो टिप्पणियां हैं उनके जरिए उन तमाम स्टार प्रचारकों की जो कि इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं।